वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहां हम आपके लिए अकाउंट्स इतना इजी, इतना सिंपल कर देते हैं जैसे कि आप बनाना ही खा रहे हो। ये चीज़ सिर्फ हम नहीं बोल रहे, ये चीज़ आप सब भी बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग मैसेजेस, सच अमेजिंग रिव्यूज़, सच अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वी आर वेरी ग्रेटफुल। इट मेक्स अस वेरी वेरी हैप्पी। आपको पता नहीं है, आपके इतने पॉजिटिव फीडबैक, इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ के बाद कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है टू कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। हमारे लिए आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सारे लेक्चर्स देखते रहिए, कंसेप्ट्स को समझिए, अकाउंट्स को मेमोराइज मत कीजिए, एक एक चीज़ को समझिए और सीखिए। और हो सके तो हमारी रील्स और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कम्युनिटी वालों के साथ, जिनसे भी आप क्लोज़ हैं, अपनी कॉलोनी में, अपनी बिल्डिंग में, अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। बिकॉज़ अगर व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा टू कीप मेकिंग मोर सच वीडियोज़ एंड कीप इंक्लूडिंग मोर सब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द फ्यूचर ऑन दिस चैनल। ओके, सो विद दैट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो लेक्चर देख के आए, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो देखा होगा, ठीक है। उसी से आगे हम ये लेक्चर में बढ़ेंगे। पर एंटिटी कंसेप्ट रिवाइज करने से पहले, जल्दी से हम रिवाइज करेंगे वो ये लेक्चर में, लेकिन वो रिवाइज करने से पहले आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि ट्रांजैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिव एंड टेक दोनों हो गया। ई कौन है? एंटिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एंटिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन फॉर हुम वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं वो हमारी एंटिटी है। वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारी एंटिटी है जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर है जिसके साथ हमारी एंटिटी ट्रांजैक्शंस कर रही है। गिव एंड टेक एक साथ हो गया है, तो आउटसाइडर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स में दिया हुआ है। जैसे आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो आपकी व्हीकल में आपने पेट्रोल भरवाया, उसको कैश दिए और आप वहाँ से निकले। वो पेट्रोल वाला आपसे पूछता नहीं है आपका नाम क्या है, वो नहीं लिख के रखता। आपने कितने का पेट्रोल भरवाया है, नहीं लिख के रखता, ठीक है। या आपका एड्रेस क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन होना, आपका नाम होना, आपका एड्रेस होना, आपके बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर आप जा रहे हैं सपोज़ अपने ऑफिस या फिर कॉलेज या स्कूल, तो भूख लगी है। अब कई दुकानों में वो चिप्स के पैकेट्स बाहर टंगे रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि एक दुकान है, वहाँ चिप्स के पैकेट्स टंगे हुए, आप रुक गए, आपने उसको पैसे दिए, 20, 30, 40 जितने का भी चिप्स आता है, चिप्स का वो पैकेट लिया, ठीक है, और आप वहाँ से निकल गए। शॉपकीपर नहीं बोलने वाला कि नहीं नहीं तुम पहले अपना नाम बताओ पूरा, ठीक है, अपना नंबर दो, तभी मैं तुमको ये दूंगा चिप्स का पैकेट। नहीं, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने आपको चिप्स दे दिए, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक दोनों हो गया। तो जिस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ गिव एंड टेक करो उसका अकाउंट बनाना इस ट्रांजैक्शन में ज़रूरी नहीं है। जो 2 एस्पेक्ट हैं, जो 2 टाइप की इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन में से मिल रही है, जिस पे से हम डबल एंट्री बनाएंगे, जो 2 इन्फॉर्मेशन है, 2 एस्पेक्ट है, वो एक इनमें से होगा, एक इनमें से होगा। एक इनमें से अकाउंट बनेगा, एक इनमें से अकाउंट बनेगा। इसका पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का, आउटसाइडर का अकाउंट बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज़ आपके घर के आसपास की किराने की दुकान है, जहाँ पे आप, वो बहुत अच्छे से आपको दुकानदार जानता है, आप बहुत सालों से उसके पास से
किराना खरीद रहे हैं, तो राशन खरीद रहे हैं अपने घर का, तो वो आपको उधारी भी दे देता है। दुकानदार अपने रोज़मर्रा के कस्टमर्स को, आसपास रहने वाले या रोज़मर्रा के लॉयल कस्टमर्स को जिनको ट्रस्ट करता है, उनको कई बार उधारी भी दे देता है, और जनरली देना पड़ता भी है, क्योंकि कस्टमर को खुश रखोगे तो आपके बिजनेस के लिए वो बेटर ही है। तो सपोज़ आपने ऑफिस से या कॉलेज से या स्कूल से आते आते थोड़ा सा राइस या वीट उससे ले लिया, राइस एंड वीट ले लिया किराने वाले से, और उसको आपने बोला कि आप ये मेरे हिसाब में लिख लो, मेरे खाते में लिख लो, राइट। तो आप देखेंगे वो बंदा जो है वो लिखेगा ज़रूर कि ये वाले कस्टमर ने आपका नाम लिखेगा और आगे लिखेगा कि इतने का सामान लेके गया है। वो ज़रूरी है उसके पास रिकॉर्ड रहना। क्यों? क्योंकि वो बंदे के पास आसपास के बहुत सारे कस्टमर्स और आते होंगे जो लॉयल है, जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो उधारी पे माल लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है वो लिख के रखे, राइट, ताकि आपसे ले भी सके, या आप अगर फ़ोन करके आपसे मांग भी सके, या आप अगर खुद ही आ गए देने के लिए तो फिर वो कंफर्म कर सके कि राइट अमाउंट देने आए। ठीक है। तो उस केस में वो जो राशन वाला है वो आपकी डिटेल्स और साथ में कितना उधार बाकी है, कितना पैसा लेना बाकी है, वो नोट डाउन करके रखेगा, तो आपका अकाउंट बना के रखेगा। ठीक है। वैसे ही अगर आप दुकानदार हैं, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं, या अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है और अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो आप भी जाएंगे पैसे लेने के लिए, राइट। कमर्शियल वर्ल्ड है ये, कमर्शियल वर्ल्ड है, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। सो फॉर एवरी गिव देयर इज़ अ टेक, फॉर एवरी टेक देयर इज़ अ गिव। तो बेसिकली आप भी, ताकि वो रिकवर कर सके, आप उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं लिख के तो रखेंगे कि इतना पैसा लेना बाकी है, राइट। तो इस केस में अगर आपने किसी को कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विस दिया है, किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, बदले में अभी कुछ लिया नहीं है, तो आपका हक है लेना। अगर मैं कहीं जॉब करती हूँ या मैंने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा है, मेरी दुकान है, तो दोनों केसेस में मेरा हक है पैसे मिलना। ठीक है, वो हक है। तो दैट राइट इज योर एसेट, राइट टू रिसीव। इज योर एसेट। तो ये पर्सन या ये ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपने कुछ लेना बाकी है, वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आपके लिए एक एसेट अकाउंट होगा, राइट टू रिसीव। ठीक है। वैसे ही अगर आपने किसी से ले लिया है तो वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे वसूली करने के लिए आएगा, राइट। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको पे करना पड़ेगा। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन सेम मतलब है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, यहाँ समझ गए। ये पर्सन या ये ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि इससे आपने कुछ ले लिया है, बदले में कुछ देना बाकी है, आपको देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ राइट टू रिसीव है, आपने इस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे दिया है, बदले में कुछ लेना बाकी है, आपका हक है लेने का, वो आपका एसेट है। ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं कि इस केस में, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। मैं जो भी पढ़ाती हूँ ना, और जो भी एग्जाम्पल्स देती हूँ, अगर आप रफ में साथ साथ लिखते जाएंगे तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं खुद अकाउंट्स ऐसे पढ़ती थी, जो भी टीचर्स बोलते थे
वो साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें जो टीचर ने डिक्टेट नहीं करी है वो साथ साथ लिखती रहती थी, और बाद में जब मैं खुद पढ़ती थी वो इतने काम की इन्फॉर्मेशन है, वो एग्जाम्पल्स भी टू अंडरस्टैंड थिंग्स रफ में लिख लीजिए जिससे आपको खुद को समझ आए। ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होना और वो इन्फॉर्मेशन का समझ आना, ऐसे लिखिए कि समझ आए खुद को, वो ज़रूरी है। ठीक है, कैसे लिखा है वो ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि हमने किसी को कुछ दिया है तो बदले में लेना हमारा हक है, तो ये एसेट हो गया, करेक्ट। यहाँ पे हमने किसी से कुछ लिया है तो बदले में हमें देना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी हो गई है, तो ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हमारी लाइबिलिटी हो गया। पर ये भी तो हो सकता है, अब आप देखिए किराने वाली दुकान है आपकी, आप कौन है, एंटिटी। एंटिटी कौन है, किराने वाली दुकान। आप किराने वाली दुकान है, आप अपने लॉयल कस्टमर्स को उधारी देते हैं, ठीक है। तो सपोज आप बोलते हैं कि हफ्ते भर के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर आप प्लीज़ पैसे दे दीजिए, ठीक है, जो भी सामान लेके जाते हैं उसकी। तो सपोज किसी मंथ की फर्स्ट को आप एंटिटी हैं, आपने अपना सामान गुड्स क्या है ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जो चीज़ आप बेचते हैं, आपने अपने गुड्स किसी पर्सन को, इस केस में, ठीक है, ये पी है, फर्स्ट को आपने अपने गुड्स किराने का सामान राशन किसी पर्सन को दिया है, ठीक है, लॉयल कस्टमर है, आपने उधारी पे दे दिया, तो यही ट्रांजैक्शन हुई कुछ ऐसी, ठीक है। अब उस पर्सन से लेने का आपको हक है, ठीक है। तो सपोज 7th को आप वो बंदे को कॉल करते हो कि भैया अपना प्लीज़ हिसाब क्लियर कर दीजिए 7th ऑफ अ मंथ, तो वो बंदा आके आपको जितना भी पैसे ड्यू था वो दे जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ एंटिटी हैं, अब वो बंदे ने आके आपको कैश दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट को आप क्या रिकॉर्ड करेंगे कि आपके पास से गुड्स गए हैं और वो पर्सन से आपने इतने पैसे लेने हैं, डुअल एस्पेक्ट हो जाएगा डबल एंट्री का, ठीक है। 7th को ये अलग ट्रांजैक्शन है अकेली, जहाँ पे आपको वो पर्सन ने कैश दिए, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन में सिमिलैरिटी दिख रही है, पर क्या ये पर्सन आपका कस्टमर जो आपको 7th को आके पैसे दे रहा है, क्या उस पर्सन का अकाउंट लायबिलिटी है? नहीं, वो एसेट का रिडक्शन है, माइनस एसेट है, समझिए कैसे। फर्स्ट को आपने, आप किराने की दुकान है, फर्स्ट को आपने इस अपने लॉयल कस्टमर को, पर्सन को किराना दिया है, फर्स्ट को, या अभी ये नहीं हुआ है, फर्स्ट को आपको इस पर्सन से कुछ बदले में लेने का, उसकी पेमेंट लेने का हक है, राइट टू रिसीव है, तो इसका अकाउंट आपका एसेट हो गया, ठीक है। और 7th को, 7 तारीख को जब वो उस किराने की पेमेंट करने आया है तो और लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपको उससे कुछ देना नहीं है, ड्यूटी टू पे नहीं है, ठीक है ना, वो आपका एसेट है कि भैया और दे दो, दे के गए हो, ठीक है, 500 रुपये का सामान लेके गए थे, 500 रुपये दे के गए हो, अब 500 रुपये और दे दो, नहीं, तो ना वो आपका एसेट है ना वो आपकी लाइबिलिटी, आपको उसको कुछ देना नहीं है ड्यूटी टू पे, वो आपका एसेट का रिडक्शन है। वैसे ही माइनस एसेट, एसेट का रिडक्शन है।
मतलब उसने आपको पे कर दिया वो सामान के लिए, तो अब आपका हक उससे पैसे लेने का नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि उसने पे कर दिया। फर्स्ट को जब उसने सामान लिया था उधारी पे, तब आपका हक था पैसे लेने का, तब वो उसका अकाउंट आपका आपके लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट था। लेकिन अब जब उसने पे कर दिया है तो वो हक ख़त्म हो गया, अब फिर से आप पैसे नहीं मांग सकते, वो बोलेगा भाई अब क्यों दूँ, दे चुका हूँ, ठीक है। तो आपका एसेट ख़त्म हो गया, ना कि आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो जबकि ये ट्रांजैक्शन इसके जैसे दिखती है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, कैसे हम समझ चुके हैं, पर यहाँ पे एसेट हट रहा है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए अगर आपने, सपोज आप एंटिटी हैं, ठीक है, और आप ही वो किराने की दुकान है, और आप अपने सप्लायर से माल खरीदते हैं, किसी से माल खरीदते हैं, किराना, आप किराने की दुकान है तो आप अपना उगाते नहीं होंगे सारा चावल राशन, राइट, आटा सब कुछ, शुगर, आप किसी सप्लायर से खरीदते होंगे, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदते होंगे, ठीक है। तो आप वो किराने की दुकान है, सपोज आपने गुड्स, यहाँ एस लिख देते हैं फॉर सप्लायर, ठीक है, यहाँ पी नहीं लिख रहे, थोड़ा अलग दिखे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एस लिखते हैं, तो यह पूरे ही लिख देते हैं सप्लायर। सपोज आपने फर्स्ट को, कोई भी डेट को, सपोज मान लीजिए फर्स्ट को गुड्स लिए हैं सप्लायर से, ठीक है, लिए हैं, तो अब उसको पे करने की ड्यूटी है, ड्यूटी टू गिव है, तो वो सप्लायर का अकाउंट आपके लिए यहाँ लाइबिलिटी बन गया है, ठीक है, यहाँ लाइबिलिटी बन गया है, ड्यूटी टू पे है, वो बोलेगा भाई पे करो जो भी डेट डिसाइड हो। सपोज आपका 15 दिन का क्रेडिट पीरियड चलता है, पर क्रेडिट पीरियड मतलब 15 दिन के लिए आपको अलाउड है कि सामान ले लो और 15 दिन बाद पैसे दे दो, 15 दिन तक के आपको अलाउ करते हैं उधारी। तो आपने 15th को आपने किराने की दुकान ने, एंटिटी ने पैसे दिए कैश सप्लायर को, ठीक है, कैश दिए। तो अब बताइए क्या है ये, आपका एसेट बना, मतलब उससे और लेंगे कुछ नहीं ना, ये आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हुई है, ठीक है, मतलब आपकी ड्यूटी टू पे ख़त्म हुई है। अब आपने उससे जितना सामान लिया था उसका पूरा पैसा दे दिया है, तो अब आपसे वो वापस वो डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो मतलब समझिए इसमें ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट या एसेट हो सकता है, या फिर एसेट हो सकता है, या फिर माइनस लाइबिलिटी हो सकता है। देखिए ये सेम दिख रहा है, माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट लाइबिलिटी हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है सेम थोड़ा बहुत, माइनस एसेट, ठीक है, या फिर माइनस एसेट हो सकता है। तो कभी भी किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट अगर आप बनाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो या तो वो एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, या माइनस एसेट होगा या माइनस लाइबिलिटी होगा, जिसके बाद उसका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उससे आप और ना लेना बाकी रहेगा ना देना बाकी रहेगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे ही एंटिटी कंसेप्ट में, अब एंटिटी कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, जल्दी से समझिए। एंटिटी कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं, ओनर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन में अगर हम ओनर के ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करेंगे तो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ देखा था कि वो कैसे हमें गलत इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट द बिजनेस, अबाउट बिजनेस का परफॉर्मेंस, और वो गलत इन्फॉर्मेशन से हम कैसे बहुत हानिकारक, नुकसानदायक, बहुत गलत रॉन्ग डिसीजंस अपने बिजनेस से रिलेटेड ले सकते हैं। अगर ये दोनों की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम मिक्स कर देंगे तो ना वो इसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी बचेगी, ना वो इसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बचेगी, वो कुछ खिचड़ी बचेगी जिसका कोई यूज़ नहीं है बल्कि सिर्फ नुकसान है। तो इसलिए अकाउंट्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, भले ही वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जिसका एक ओनर है, पार्टनरशिप हो 2 या 2 से ज़्यादा है, कंपनी हो मल्टीपल ओनर्स हैं, नहीं मैटर करता, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ओनर से अलग है। ठीक है, एक ये पढ़ा था। इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी एंटिटी बन जाएगी जब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर के आपस में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, वो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि अगर ये भी इन्वॉल्व है तो फिर ये इसके भी ट्रांजैक्शंस है, और ये क्योंकि इसके ट्रांजैक्शंस है तो ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब ओनर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं? कल देखे थे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे सपोज़ आपको दुकान ही खोलनी है तो पहले तो आपको दुकान चाहिए होगी। अगर उस टाइप का पैसा है तो आप पैसा दे के दुकान खरीद लेंगे, नहीं तो आप रेंट पे ले लेंगे। ठीक है, आप कोई ना कोई स्टाफ रखेंगे, कोई ना कोई झाड़ू पोछा मारने के लिए रखेंगे, कुछ कोई हेल्प करने के लिए रखेंगे स्टाफ, राइट। तो उसकी आपको सैलरी देनी होगी, उसके लिए आपको कैश चाहिए होगा, आपको गुड्स चाहिए होंगे दुकान में जो आप बेच रहे हैं, राइट, माल जो आप बेचेंगे। ठीक है, वो बिजनेस वो सारी चीज़ें खुद नहीं उगा सकता, ओनर को ही देनी पड़ती है। आपकी दुकान है, आप ही कैश लाएंगे फॉर सैलरीज, फॉर रेंट, आप ही अगर दुकान खरीद सकते हैं तो खरीदेंगे, आप ही वो दुकान में फर्नीचर लाएंगे खुद के बैठने के लिए, आप ही एसी कूलर लाएंगे, आप ही कोई मशीन और चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वो लेके आएंगे। ठीक है, आप ही स्टाफ की सैलरी के लिए कैश रखेंगे। बेसिकली ओनर हैज़ टू डू ऑल ऑफ दिस। वैसे ही अगर फैक्ट्री भी खरीद रहा है, फैक्ट्री भी स्टार्ट कर रहा है, तो ओनर को या फैक्ट्री खरीदेगा, रेंट पे लेगा, बनवाएगा, उसमें मशीन्स लेगा, उसमें रॉ मटेरियल लेगा, लेबर की कॉस्ट के लिए कैश रखेगा, तो ये सब ओनर को ही करना पड़ता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर अगर अलग है और ओनर ने ये सब चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ती हैं, इसलिए ओनर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये ट्रांजैक्शन होती है। ये सारी चीज़ों के जितनों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, भले ही कैश हो, भले ही गुड्स हो, भले ही फर्नीचर हो, मशीनरी हो, जो भी सब चीज़ें ओनर बिजनेस में लेके आता है उनको कैपिटल का नाम देते हैं। इसलिए ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इसलिए ओनर और बिजनेस के बीच के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें ओनर आप यहाँ रख लीजिए, वो अलग है, आउटसाइडर जैसे अलग है, और बिजनेस जो है वो आपका एंटिटी है, उसमें ओनर ये सब लेके आ रहा है। जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट है वो ओनर लेके आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उसको रीपे करना बिजनेस की इन अ वे ड्यूटी हो जाती है। दैट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। वाई? बिकॉज आप लॉजिकली सोचिए, ओनर भी चैरिटी नहीं कर रहा है, वो चाहेगा किसी ना किसी दिन ये मेरा पैसा सारा बिजनेस से रिकवर भी हो जाए, प्रॉफिट भी इस पे और मिल जाए। ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए ओनर का अकाउंट लाइबिलिटी है, माइनस एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ ड्यूटी टू पे, an outsider has given you something, you've not given anything in return right now, so it's a liability. ठीक है, और क्या बता रही थी मैं, हाँ, और अगर ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ निकाला है तो वो माइनस लाइबिलिटी है, जो मैंने आपको अभी बताया।
वो लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ भी निकाला है, कैश निकाला है, फर्नीचर थोड़ा बहुत अपने घर के लिए लेके गया है, कोई और चीज़, सपोज़ कपड़ों की शॉप है ना, कपड़े बेचता है, तो कुछ कपड़े अपने घर पे अपनी बीवी बच्चों के लिए लेके गया, खुद के लिए लेके गया, या किराने की शॉप है। अब वो किराने की जिसकी शॉप है वो दूसरे की शॉप से जाके थोड़ी किराना लेके आएगा, अगर घर पे चाहिए तो वो अपने शॉप से ही उठा के लेके जाएगा, राइट। तो वो अपने लिए अगर ओनर ने कुछ भी पर्सनल रीजंस से पर्सनली अपने खुद के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से कुछ निकाला है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, और वो माइनस लाइबिलिटी है। आपको ये ट्रांजैक्शन और ये सब इतना इसलिए समझाया क्योंकि कल ड्राइंग्स के आगे मैंने माइनस लाइबिलिटी लिखा था, तो मैं समझाना चाहती थी कि ये माइनस लाइबिलिटी ऐसे वाली ट्रांजैक्शन, वन साइडेड ट्रांजैक्शन में क्यों बोल सकते हैं। तो ओनर ने बिजनेस में कुछ दिया, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। ओनर ने बिजनेस से जो खुद के लिए निकाला वो लाइबिलिटी को कम कर देती है, ठीक है। उतना फिर ओनर का हक नहीं रह जाता है टू टेक, एंड बिजनेस की ड्यूटी नहीं रह जाती है उतना पोर्शन टू पे जितना ओनर ने निकाल दिया, ठीक है। इसीलिए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स इज माइनस लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, अब यहाँ आप समझिए कैपिटल अकाउंट जो है वो ओनर का अकाउंट है, ठीक है, इतना हमने देख लिया। ओनर का अकाउंट है, अकाउंट, या उसको कैपिटल अकाउंट बोलो, सेम चीज़ है, ठीक है। आप चाहें तो उसको ओनर्स अकाउंट लिख सकते हैं, चाहे तो कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। बेटर है कैपिटल अकाउंट लिखना, क्योंकि आपकी सारी अकाउंट्स की बुक्स में कैपिटल अकाउंट ही लिखा होता है, तो हम अलग क्यों लिखें। वैसे बिल्कुल ही गलत नहीं है, पर हो सकता है कोई सरफिरा इंसान हो जो आपका पेपर चेक कर रहा हो, बोले वो मार्क्स काट ले फॉर नो रीज़न, फॉर समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, आप कैपिटल अकाउंट ही लिखिए हर जगह। पर ओनर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, ओनर का नाम भी लिख सकते हैं। सपोज मेरा नाम असावरी है, मेरा बिजनेस है, तो ये असावरीज अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। ओनर का नाम भी लिख सकते हैं, ओनर्स अकाउंट भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, असावरीज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं नाम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कैपिटल अकाउंट ही लिखिए, बिकॉज वही आपकी बुक्स में हर जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट मतलब हमें पता है इसका ओनर का अकाउंट है। अब ये अकाउंट है तो इसमें दो ऑपोजिट मूवमेंट्स पॉसिबल होंगी, ठीक है। दो ऑपोजिट मूवमेंट्स पॉसिबल होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड उसके लिए दिया हुआ है, अकाउंट के दो साइड, वो दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स जो पॉसिबल है वो क्या है। वो दो एग्जैक्ट, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड मैंने लिखा है, दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स पॉसिबल क्या है। ओनर ने कुछ बिजनेस में डाला या ओनर ने कुछ बिजनेस में से निकाला, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट किया या ड्राइंग्स किया, ये आपस में दो ऑपोजिट मूवमेंट है। कैपिटल इन्वेस्ट किया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यों लिखेंगे स्पेसिफिकली यही साइड पे क्यों, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। ओनर ने कुछ बिजनेस से निकाला तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ड्राइंग्स किया तो कैपिटल लाया तो यहाँ लिख सकते हैं, ड्राइंग्स किया तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये गलत अकाउंटिंग बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल सही अकाउंटिंग है। लेकिन कभी कभी हम ड्राइंग्स को यहाँ रिकॉर्ड ना करके कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग्स का अलग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ रिकॉर्ड ना करके यहाँ सिर्फ जो कैपिटल आया वो रिकॉर्ड होगा
और ड्राइंग्स का हम अकाउंट अलग बना लेते हैं। जो ड्राइंग्स किया ओनर ने बिजनेस में से वो यहाँ लिखते हैं। तो अलग अलग अकाउंट क्यों बनाते हैं? जब सेम ओनर के अकाउंट के दो ऑपोजिट मूवमेंट्स हैं, एक ही अकाउंट में आ रही हैं, तो अलग अलग क्यों बनाते हैं? ये हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक दुकान खोली है, ठीक है, गारमेंट शॉप है, इतनी बड़ी दुकान है जैसे कि एक मॉल है, विमेंस वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, आप सब कुछ रखते, इतनी बड़ी दुकान आपने खोली है जिसमें आपने कैजुअल वेयर, नाइट सूट्स, कैजुअल वेयर, टॉप्स, जीन्स से लेके ब्राइडल वेयर सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है, शादियों पे पहनने वाले कपड़े सब कुछ रखा हुआ है। मैं बहुत बड़ी दुकान खोली है, 1 महीना हो गया आपकी दुकान को खोले हुए, ठीक है, आप बहुत खुश हैं, आपकी 10 लाख की सेल्स हो गई हैं, आपके अकाउंटेंट ने आपको बताया है, आपका अकाउंटेंट आपका हिसाब लिखता है, ठीक है। तो आपने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई सेल्स का फिगर बताओ कितना हुआ है, उसने अकाउंट बनाया हुआ है, उसने इमीडिएटली सेल्स का अकाउंट खोला, उसने बोला भाई 10 लाख की सेल्स हुई है महीने। आप तो अलग ही लेवल के मूड में, अलग ही लेवल का खुश हो गए। आपका फ्रेंड आपकी दुकान में आता है उसी दिन शाम को, तो देखते हैं आप बड़े खुश हैं, वो कहते हैं बड़ा खुश दिख रहा है, क्या हुआ, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट मंथ में ही मेरी 10 लाख की सेल हुई है। वो बोलेगा मैं मानता ही नहीं, इतनी जल्दी 10 लाख की सेल होगी। आप बोलते हैं अपने अकाउंटेंट को भैया इधर आइए ज़रा इनको बताइए कितने की सेल्स हुई हैं, तो वो बोलते हैं 10 लाख की। तो आपका फ्रेंड बोलता है कमाल है, 10 लाख की सेल हुई है, मेरे को ज़रा बताइए सेल्स अकाउंट बताइए, लाके अकाउंटेंट को बोलते हैं। अब आपका फ्रेंड जो है वो बनाना अकेडमी का स्टूडेंट रहा है तो वो बहुत शार्प है और बहुत इंटेलिजेंट है। आपके हिसाब से आपकी सेल हुई है, देखिए आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, बट मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए कि आप नहीं हैं, ठीक है। तो आपकी सेल्स आपके हिसाब से हुई हैं 10 लाख की, दुकान के फर्स्ट मंथ में आप इतने खुश हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड ने आपका सेल अकाउंट देखा है। अब सेल अकाउंट जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कुछ ऐसे बनेगा, करेक्ट। सेल्स अकाउंट जो है कुछ ऐसे बनेगा, टी फॉर्म में, 2 ऑपोजिट मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्यों? सेल्स हुई हैं, कभी कभी लोग जो सामान खरीद के जाते हैं वो वापस भी कर देते हैं। जैसे सपोज़ कोई कस्टमर सूट लेके गया या सपोज़ साड़ी लेके गया, उसमें कुछ धागा निकले हुआ था, कहीं से थोड़ा छेद था, कहीं से कुछ छोटा सा फटा हुआ था जो खरीदते वक्त नहीं दिखा। आप एक बहुत ईमानदार दुकानदार हैं तो आप वो अपना कुछ डिफेक्टिव माल है कुछ वैसा है तो आप ले लेते हैं वापस, ठीक है। वैसे ही सेल्स रिटर्न के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप खुद भी देख लीजिए। आप ऑनलाइन कितने कपड़े खरीदते होंगे, तो कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको 7 डे 15 डे कुछ तो 30 डे रिटर्न का भी ऑप्शन देते हैं, ठीक है, पैसे लेने के बाद। तो आपके फ्रेंड ने आपका सेल्स अकाउंट मंगवाया आपके अकाउंटेंट से और उसने देखा कि आपकी सेल्स असल में हुई थी 20 लाख की, पर जो आपके कस्टमर्स माल वापस करके गए, ठीक है, ये सेल की मूवमेंट है, सेल हुई है, यहाँ पे माल वापस करके गए 10 लाख का, तो बची हुई फिगर 10 लाख की आपको सेल्स दिख रही थी। अब आप बताइए, जब आपका फ्रेंड आपको बताएगा कि भाई सेल्स तेरी 20 लाख की थी पर जितना भी माल तूने बेचा है उसमें से आधा वापस आया है अगर वो वापस नहीं आया होता तो तेरी सेल 10 लाख नहीं 20 लाख होती। हाँ, अब आप बताइए आप उतने खुश रहेंगे या नहीं? नहीं रहेंगे ना, बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी।
जो आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता लगी नहीं, तो आप 10 लाख की सेल्स में खुश हैं, लेकिन अब आपको पता लगा है मेरी सेल्स तो 20 लाख थी। आधा सामान जो बिक रहा है वो वापस क्यों आ रहा है, 50% माल वापस क्यों आ रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली क्यों नहीं? ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेल्स अकाउंट में छुप गई, ठीक है। वहीं पे अगर आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग बनाया होता, इसलिए कई ऑर्गेनाइजेशन सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग बनाती हैं, वहीं आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग बनाया होता तो यहाँ पे 10 लाख अलग से रिकॉर्ड किया होता, ठीक है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया होता। तो यहाँ पे आपको दिखता सेल्स अकाउंट में कि टोटल सेल्स थी आपकी 20 लाख, पर सेल्स रिटर्न अकाउंट में आपने देखा कि आपको रिटर्न हुए हैं 10 लाख के। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अलग मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी अलग मिलेगी, यहाँ पे छुप नहीं जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट था अलग मिलना, इसलिए हमने जबकि एक ही अकाउंट में लिख लिया तो अकाउंटिंग रॉन्ग नहीं है। सेल्स होना और सेल्स रिटर्न होना वो सेल अकाउंट की ही दो मूवमेंट्स हैं, तो अकाउंटिंग गलत नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें अलग से दिखनी चाहिए, अलग से नज़रों में आनी चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे रिटर्न कितने हो रहे हैं, बिक के माल कितना वापस आ रहा है, ठीक है, छोटी बात नहीं है। तो वो ताकि अलग से नज़र में आए। जब आप प्रॉफिट एंड में निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस कितना एंड में निकालेंगे, तो सेल्स की फिगर से आप देखेंगे कि हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो अल्टीमेटली वही इफेक्ट है कि 20 लाख में से 10 लाख माइनस होकर 10 लाख की ही सेल्स हम लेंगे। लेकिन अगर हम उसका अलग से अकाउंट लिख लेंगे तो वो अलग से इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेगी हमें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस चलाने के लिए। वैसे ही हम कैपिटल में कैपिटल और ड्राइंग दोनों मूवमेंट एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बेटर कंट्रोल चाहते हैं अपने ड्राइंग्स पे, बेटर कंट्रोल चाहते हैं, बेटर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कैपिटल हमने टोटल कितना निकाला है, लेकिन अलग से हमें पता लगे कि हमने बिजनेस में से कितना पैसा निकाला है, तो फिर हम उसका अलग अकाउंट भी बना सकते हैं, गलत नहीं है। यहाँ पे लिखना भी अकाउंटिंग करेक्ट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नेट मिलेगी, इसमें से ये माइनस होके मिलेगा। अगर आपको ये अलग से चाहिए तो उसका अलग से अकाउंट बनाइए। एंड में आप देखेंगे, एंड में जब हम बिजनेस का परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें से ये माइनस करते ही हैं, लेकिन अगर अलग से अकाउंट बना लिया, जैसे यहाँ अलग से अकाउंट बना लिया, तो वो अलग से इंफॉर्मेशन सामने आती है, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो जाती, प्लस माइनस होके एंड का सम टोटल नहीं मिलता, अलग से पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, छुप नहीं जाती वो इंफॉर्मेशन। अगर आपका अकेले का बिजनेस है तो ठीक है, एक बार के लिए आपने ड्राइंग्स यहाँ भी लिख लिए, ठीक है। सपोज आप 4-5 लोग पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर जानना तो चाहेगा कि दूसरा पार्टनर कुछ अलग ही लेवल के पैसे तो नहीं बिजनेस में से निकालता जा रहा, ड्राइंग्स करता जा रहा है ना। तो आप चाहेंगे कि सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट अलग बने, सारे पार्टनर के ड्राइंग्स अकाउंट भी अलग बने, ताकि वो फिगर्स भी अलग अलग दिखती रहें, तो उन पे हमारा बेटर कंट्रोल रहे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस पे हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। आगे एंटिटी कॉन्सेप्ट पे हम एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स को सुपर इजी बनाने के लिए अकाउंट्स और बाकी के सब्जेक्ट्स जो हम ये चैनल पे अपलोड करने वाले हैं वो भी सुपर इजी तरीके से पढ़ने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप फॉलोइंग, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। हमारे रील्स, हमारे वीडियोस आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।